औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा मौजू है कन्फ्यूजन। आज के दौर के बारे में कहा जाता है कि आज का दौर इंफॉर्मेशन का दौर है। आज के दौर में किसी जगह कली भी चटकती है तो दूसरे बर्रे आज़म में रहने वाले किसी भी वासी को ये बात सेकंडों के अंदर पता चल जाती है। एक शहर से दूसरे शहर की इंफॉर्मेशन, दूसरे शहर से इस शहर की में होने वाला कोई वाक़या, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी खुशी की ख़बर और कोई भी ऐसी ख़बर जो कि बुनियादी तौर पर नेगेटिव हो, इसकी तरसील जो है वो आज के ज़माने में बहुत आसान हो गई है। इसी तरह आज से कोई शायद 20 साल पहले एक टेलीविज़न चैनल होता था और उसमें बड़े कंट्रोल्ड कहा करते थे कि वो कंट्रोल्ड है। जो भी हुकूमत बताया करती थी वो बात हमें समझ में आती थी कि हुकूमत जो बता रही है बस वही बता रही है, और उस ज़माने में रावी चैन ही चैन लिखता था। और उस ज़माने के अंदर अगर आप जाके सर्वेज़ को देखें तो एक सर्वे है गैलप का, जो कि बहुत मशहूर सर्वे है, जिसे कहते हैं होप्स एंड डिस्पेयर्स का नाम जिसमें दिया जाता है, जिसमें लोग पुरुमीद कितने हैं और लोग कितने नाउमीद हैं। तो उस ज़माने के तमाम सर्वे के अंदर जो भी होते थे ज़माने के सर्वेज़, उस सर्वेज़ के अंदर जो है ये बात आई है कि पाकिस्तानी कौम बड़ी पुरुमीद कौम हुआ करती थी। लेकिन फिर अचानक से मीडिया ब्लास्ट हुआ और बेशुमार चैनल जो है वो मंजर आम पे आ गए। बेशुमार नए एंकर्स, नए तोतियाँ बोलने वाले, नए ख़यालात रखने वाले। कई तो ऐसे आए तो समझ में नहीं आता था कि ये एक टीवी मॉडलिंग के अंदर आए हैं या किसी एंकर पर्सन के तौर पे आए हैं। बड़े बड़े चौगादरी जो हैं वो तजिया निगार बन के और पता नहीं किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करके लोग जो है वो इस वक्त मीडिया के ऊपर आ गए और उन्होंने आके अपने अपने भांत भांत की बोली बोलना शुरू कर दी। इसके बाद हुआ ये कि जो होप्स एंड डिस्पेयर का सर्वे हमें ये बताता है कि वो पाकिस्तानी कौम जो पुरुमीद कौम हुआ करती थी वो नाउमीदी की दलदल में चली गई। यकीनन हालात व वाक़यात भी ऐसे पेश आए। कहते हैं कि दुनिया 3 हिस्सों में तकसीम है। एक दुनिया कहती थी कि पहले एक AC होती थी और एक DC होता था, यानी बिफोर क्रिस्ट एंड आफ्टर क्रिस्ट। लेकिन आज की दुनिया में चीज़ें चेंज हो गई हैं। कहा गया एक नया ज़माना आया है जिसे कहा जाता है कि 9/11, कि पोस्ट 9/11 जो कुछ भी है वो दुनिया एक नई दुनिया है और उसकी एक नई तरतीब है और उसकी एक नई ख़यालात हैं और उसकी एक नई शक्ल है। इस नई शक्ल के अंदर इंफॉर्मेशन एज का जो है वो ब्लास्ट होता है, जिसके अंदर बेशुमार चैनल सामने आते हैं और चीज़ें आती हैं। इसी अरसे के अंदर जो है वो सोशल मीडिया आगे बढ़ता है और सोशल मीडिया एक नई जहत और एक नई शक्ल में आ जाता है। शायद हमने पहले भी कहीं ये बात की थी कि पहले ऐसा हुआ करता था कि अगर मुझे अपने ख़यालात का इज़हार करना है तो मेरे पास इसके अलावा कोई ज़रिया नहीं है कि मैं एडिटर के नाम एक ख़त लिख दूँ, और एडिटर साहब की मेहरबानी हुआ करती थी कि वो छाप दें या ना छापें और उसमें से कितना अमेंड करें और कितना अमेंड नहीं करें। ठीक है, आज सोशल मीडिया में एक नई जहत आई है, इसे कहते हैं सेल्फ जर्नलिज़म। आज मैं एक सहाफ़ी हूँ, आज आप एक सहाफ़ी हैं। आपके दिल में जो ख्याल आए वो आप फेसबुक पे लिख सकते हैं, वो आप ट्विटर पे लिख सकते हैं। आपके दिल में जो चाहे आप ब्लॉग लिख सकते हैं। आप अपने ख़यालात का इज़हार, अपने जज्बात का इज़हार अपनी ज़बान के अंदर, अपने लहजे के अंदर जिस तरह चाहे कर सकते हैं। आप चाहे तो अंग्रेज़ी में लिख दें, चाहे आप उर्दू में लिख दें, जिस तरह की ज़बान के अंदर चाहें, ये तमाम चीज़ें आज मौजूद हैं। लेकिन क्या जो चीज़ मैं ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 महीने के अंदर और शायद उससे पहले मैंने सोचना शुरू किया, वो ये है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन एज जो है वो हमें कन्फ्यूजन की तरफ लेके जा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है ये इत्तलात की तरसील हमें एक नए दायरों के अंदर तकसीम दर तकसीम की तरफ लेके जा रही है। गुज़श्ता दिनों कुछ अंदरनाक वाक़े पेश आए, कुछ चीज़ें ऐसी पेश आई जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर मुनासिब बिल्कुल भी नहीं थी। इससे पहले भी पेश आते रहे हैं, लेकिन गुज़श्ता दिनों 10 मुहर्रम को आने वाला वाक़या यकीनन हमारे लिए बड़ा लम्हे फ़िक्रिया भी है और हमारे लिए परेशान कुन भी। कहा जाता है कि उसमें मीडिया ने बहुत ही मुतबर होने का मुज़ाहरा किया, बड़े तदब्बर का मुज़ाहरा किया, बड़े बाशऊर होने का मुज़ाहरा किया, और यकीनन ऐसा ही करना चाहिए। इस बात को समझ लेना चाहिए कि जो सुराही जो है वो झुक के पैमाने को भरा करती है, पैमाना झुक के सुराही को नहीं भरा करता। जो अक्सरियत होती है उसी ने अक़लियत को एब्ज़ॉर्ब करना है और उसी ने उनके साथ रवादारी का मुज़ाहरा करना है। अक़लियत के अपने ख़याल हो सकते हैं, अगर वो ज़्यादती भी कर रही है तो आपको उसको बर्दाश्त करना होता है। ये अक़लियत का हक़ है और ये अक़लियत को करना चाहिए, अक्सरियत को करना चाहिए और अक्सरियत का हक़ है ये। और मीडिया ने कहा कि हमने जो है वो बड़े मुतबर होने का मुज़ाहरा किया और बड़ी चीज़ों का मुज़ाहरा किया। लेकिन इस इत्तलात की तरसील के अंदर एक और वाक़या, एक और ब्लास्ट जो है 2 दिन पहले होता है। लेकिन इस पूरे उसके अंदर वो जो ख़यालात और तस्वुरात जो उन्होंने 2 दिन पहले अपने कद को बुलंद करने के लिए पेश किए थे, वो अचानक जो है वो रफू चक्कर हो जाते हैं और कहीं गायब हो जाते हैं, जैसे गधे के सर से सींग। तो ये जो 2 रवैये होते हैं तो इंसान बहुत सारे सवालात को जन्म देता है, बहुत सारे दायरों को मुस्तहकम कर रहा होता है जो कि नहीं होने चाहिए। दायरों की तकसीम दर तकसीम जो है वो किसी भी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं हुआ करती। लेकिन तमाम वाक़यात के बाद जो चीज़ हमें नज़र आई सोशल मीडिया के ऊपर भी, और वो चीज़ नज़र ही आई
कि शायद पहले सियासी इख्तलाफात हुआ करते थे, जिसमें सियासी जमातें हिस्सा लिया करती थी, जिसमें सियासी सोच रखने वाले हुआ करते थे। कोई लोग होते थे जो MKM के हैं, कोई एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सेल जो है वो तहरीक इंसाफ का है, कोई बहुत अच्छा सेल जो है वो पीपल्स पार्टी का भी होगा, कहीं जमात इस्लामी का सोशल मीडिया टीम भी होगी, कहीं मुस्लिम लीग नून की भी बहुत काम कर रही है। हर एक अपने अपने दायरे के अंदर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन ये दायरे सियासी नज़रियात के अख्तिलाफ़ के ऊपर थे, चीज़ों के ऊपर नहीं थे। और सियासी अख्तिलाफ़ात अमूमन सियासी तरीके से बयान की जाते हैं और सियासी तरीके से बर्दाश्त किए जाते हैं। लेकिन हमने जो चीज़ देखी पिछले 2-2.5 हफ्ते के अंदर वो ये थी कि लोग मसलकी एतबार से तकसीम होना शुरू हो गए। और मसलकी एतबार से जब तकसीम होती है तो तकसीम बहुत गहरी होती है। ये तकसीम बहुत ज़्यादा कौमों को तकसीम की तरफ ले जाती है, जिसकी वजह से दिलों के अंदर वसअतें और दिलों के अंदर जो एक दूसरे के बारे में बदगुमानियाँ हैं वो बढ़ती चली जाती हैं। और इसके अंदर कोई ऐसा नहीं था कोई एक तबका, इसमें पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे और इसमें गैर पढ़े लिखे लोग भी शामिल थे। और इंटरनेट के ऊपर कोई गैर पढ़ा लिखा नहीं होता, कोई जाहिल नहीं होता, सब पढ़े लिखे लोग होते हैं। लेकिन जब ये तकसीम के दायरे हमें उस सर्कल के अंदर नजर आना शुरू हो जाए तो एक सवालिया निशान बढ़ जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, क्या इत्तलात की तरसील, क्या चीज़ें जो आगे इत्तला दी जा रही है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और बड़ा बेहतर फरमाया, कि किसी चीज़ को आगे फैला देने से बेहतर, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम यह है कि अगर कोई झूठा होने के लिए यही काफ़ी है कि बग़ैर तहक़ीक़ के कोई चीज़ आगे बयान कर दे। अगर सूरह नूर उठा के देखें, सूरह नूर के अंदर एक पूरा वाक़या बयान किया जाता है, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने एक जुमला इस्तेमाल किया, बड़ा खूबसूरत। सारी बात है, खूबसूरती तो अरबी ज़बान के अंदर आएगी, लेकिन उसकी खूबसूरती एक उर्दू ज़बान के अंदर भी है, जिसके अंदर अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम लोगों को क्या हो गया कि जब एक ज़बान दूसरी ज़बान से उस बात को उचक ले रही थी जो हकीकत नहीं थी। तो हमारे यहाँ भी जो है अफवाह साजी इसी को कहते हैं कि अचानक से एक ज़बान ने दूसरी ज़बान की बात को इस तरह उचक लिया और बग़ैर तहक़ीक़ के बयान कर दिया। चीज़ें आगे बयान होती गई और कस्में खा खा के बयान होती रहीं कि हाँ उसने देखा तो नहीं, लेकिन हुआ ऐसा और ऐसा है। क्या ये चीज़ अच्छी है? नहीं, ये चीज़ बिल्कुल मुनासिब नहीं है। ये चीज़ तकसीम की तरफ लेके जा रही है, जो कौम को आगे की तरफ लेके नहीं जाएगी, बल्कि कौम को कहीं पीछे ले जाके खड़ी कर देगी। और ये जब पढ़े लिखे लोग जब तकसीम होगी तो वो लोग जो कि हमारी सोसाइटी के 40 से 45% है, मतलब जिसके अंदर जो है वो तालीम की कमी है और वो अपने ख़यालात में ज़्यादा मुतशद्दिद होते हैं, तो आपका क्या ख्याल है वो किस जगह लेके जाएंगे? ये वो सवालिया निशान है कि जो कि सोशल मीडिया ने और इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तकसीम ने हमारे ऊपर रेज़ किए हैं, जिसको हमें सोचना होगा, जिसमें समझना होगा और इसके सवालात और जवाबात हमें तलाश करने होंगे। आजकल एक जैसे सबसे बड़ा मसला जो है वो नाटो सप्लाई की बात हो रही है कि नाटो सप्लाई किए जाए या नहीं की जाए। यकीनन इस वक्त मुल्क के अंदर दो सियासी जमातें ऐसी, और दो सियासी जमातें नहीं और भी बहुत सारी क़ुव्वतें ऐसी हैं जो कि अमेरिका की हुक्मरानी कहें या अमेरिका की हाकमियत के ख़िलाफ़ हैं। इस बात के अंदर भी एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता है जिसे समझ लेना चाहिए कि क्या लोग अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं, या लोग अमेरिकी अवाम के ख़िलाफ़ हैं, या लोग अमेरिकी हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, या अमेरिकी पॉलिसी के ख़िलाफ़ हैं। मैं यहाँ पे ये बात वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई भी सियासी क़ुव्वत अमेरिकी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है। यहाँ पे कोई मज़हबी क़ुव्वत अमेरिकी अवाम के ख़िलाफ़ नहीं है, कोई भी क़ुव्वत अमेरिकी रियासत के ख़िलाफ़ भी नहीं है, कोई भी शायद अमेरिकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी ना हो, लेकिन पॉलिसीज़ हुकूमतें बनाती हैं, पॉलिसीज़ रियासतें बनाती हैं। जब लोग पॉलिसी के ख़िलाफ़ होते हैं, लोग चीज़ों के ख़िलाफ़ होते हैं, आप अच्छी पॉलिसी बनाएंगे लोग आपके साथ होंगे, आप बुरी पॉलिसी बनाएंगे लोग आपके ख़िलाफ़ हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इस मुल्क के 87% लोग जो अमेरिका के ख़िलाफ़ हैं वो ऐसे ही हैं, वो पॉलिसीज़ की वजह से हैं। उनसे कोई जाके पूछे कि बताइए कि आप अमेरिकियों से नफ़रत करते हैं, तो कोई नहीं बोलेगा अमेरिकियों से नफ़रत करते हैं। अमेरिकियों से किसी को नफ़रत नहीं है। लेकिन इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि हम किस चीज़ को नफ़रत की अलामत बना रहे हैं और किस चीज़ को से हम प्रॉब्लम की अलामत बना रहे हैं। ये नाटो सप्लाई का भी एक किस्सा है। ये नाटो सप्लाई से पहले बात करने के इसमें इस वक्त मीडिया एक कन्फ्यूजन पैदा कर रहा है। कुछ लोग हैं जो उसकी मुखालिफत कर रहे हैं और कुछ लोग उसकी हिमायत कर रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। बड़े साहब एक दूर की कौड़ी लेके आते हैं, उन्होंने एक बात की बड़े मज़े की, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा कि अगर आपको ये बात पता है कि अगर नाटो सप्लाई हो जाएगी तो कई घराने गरीब हो जाएंगे। ये जो ड्राइवर हैं ये तो बड़े गरीब लोग हैं और इनके घरों के अंदर जो है वो चूल्हा जलना बंद हो जाएगा, उनकी चीज़ें चलना बंद हो जाएंगी। मेरे जहन में पता नहीं क्यों मिसाल आई, कुरान मजीद में उठा के देखता हूँ, जब शराब की हुर्मत की बात आती है, जिसमें सूद की हुर्मत की बात आती है, जिसमें शराब वालों को ये मना कर दिया कि शराब बेचना भी गुनाह है, शराब की दुकान पे काम करने वाला भी गुनाह है, जिसके अंदर सूद लिखने वाले, माहिदे करने वाले को भी गुनाह करार दे दिया गया। किसी को पता है कि नाटो सप्लाई है क्या चीज़, इसे समझा क्या जाता है? एक हम नाटो सप्लाई कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इसको रुक जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं रुकना चाहिए, लेकिन ये नाटो सप्लाई है क्या? तो हमें समझ लेना चाहिए कि नाटो सप्लाई बुनियादी तौर पे लॉजिस्टिक सपोर्ट कहलाती है, जो कि बेसिकली लॉजिस्टिक सपोर्ट की अगर आप मानों में जाके देखें तो लॉजिस्टिक सपोर्ट ये है कि जब दुश्मन के साथ फ़ौज नबरदाज़मा हो किसी भी मुल्क की, तो उसको पीछे से सपोर्ट चाहिए होती है, उसको एम्यूनेशन चाहिए होता है, उसको खुराक चाहिए होती है, उसे जीपें चाहिए होती हैं, उसे बंदूकें चाहिए होती हैं, उसे हथियार चाहिए होते हैं, उसे तोपें चाहिए होती हैं। इसे कहते हैं लॉजिस्टिक सपोर्ट। ये जब तक असलहा, बारूद, दूसरी चीज़ें उस तक पहुँचेगी नहीं तो इस काबिल नहीं हो सकती कि वो जो है वो दुश्मन से लड़ सके।
अगर किसी कहते हैं कि सबसे बड़ी जो कार्रवाई होती है वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी की रज़्द काट दें, आप किसी की सप्लाई को काट दें, सप्लाई रुक जाएगी तो आगे वाली फ़ौज चाहे जितनी भी ताकतवर हो, जितनी भी मजबूत हो, वो तमाम की तमाम जो है वो तबाह हो जाती है। तारीख़ के अंदर एग्जाम्पल मौजूद है। हिटलर रशिया की तरफ चले गए, कहते हैं कि हिटलर की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो वहाँ चला गया। दो शहरों ने एक तो इस्तकामत दिखा दी थी जंग के अंदर, एक लेनिनग्राड ने और दूसरा जो है वो लंदन ने। लेकिन साथ में जब ज़बरदस्त किस्म की बर्फ़बारी हो गई तो उनकी रज़्द, उनकी तमाम कम्युनिकेशन, उनकी तमाम लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म हो गई। जब ये लॉजिस्टिक सपोर्ट ख़त्म हो गई तो उसके बाद उनके अलावा कोई भी नहीं था कि वो फ़ौज तबाह हो जाए, और उसको तबाह करने के बाद जर्मनी और हिटलर को खुदकुशी करनी पड़ी। तो मसला ये है कि इस वक्त नेटो सप्लाई को लॉजिस्टिक सपोर्ट जा रही है, और लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर फूल नहीं जा रहे, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर जो है वो फल नहीं जा रहे, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर गंदम नहीं जा रही, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर असलहा जा रहा है, उस लॉजिस्टिक सपोर्ट के अंदर बंदूकें और तोपें जा रही हैं। अच्छा, ये कहाँ जा रही हैं? किसी उनके दुश्मन के खिलाफ जा रही हैं, जिससे नेटो फोर्सेज नबुर्द आजमाएँ। तो नेटो फोर्सेज किससे नबुर्द आजमाएँ अफगानिस्तान के अंदर? शायद मुसलमानों से नबुर्द आजमाएँ। आप ये कह सकते हो तो तालिबान है अफगानिस्तान की उस तरफ। हाँ, सिर्फ तालिबान वहाँ पे नहीं लड़ रहा है इस बात को। आज ही मैं इंटरनेट के ऊपर एक चीज़ पढ़ रहा था जिसके अंदर वेस्टर्न मीडिया ये बात कह रहा था कि वहाँ पे सिर्फ तालिबान नहीं लड़ रहे, बल्कि हिकमत यार की हिज़्ब इस्लामी बहुत मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर लड़ रही है, उनके खिलाफ जिहाद कर रही है। और क्या काबिज़ फ़ौजों के ख़िलाफ़ या गासिब फ़ौजों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले हुर्रियत पसंद नहीं कहलाते? किसी भी डेफिनेशन के अंदर दुनिया के अंदर हुर्रियत पसंद की डेफिनेशन उठा के देखेंगे तो हुर्रियत पसंद की डेफिनेशन ये होगी जो किसी अपने मुल्क पे कब्ज़ा करने वाली गासिब फ़ौज के ख़िलाफ़ जदोजहद करने वाली हुर्रियत पसंद है। वो आज़ादी चाहते हैं, वो आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। भगत सिंह की बात की जाती है, उसको शहीद भी कहा जाता है, चले हम भी उसे शहीद कह देते हैं। भगत सिंह शहीद। भगत सिंह ने क्या किया था? जालिम के ख़िलाफ़, अमेरिकन ब्रिटिश एम्पायर के ख़िलाफ़, इम्पीरियलिज़म के ख़िलाफ़ बगावत की। उसने फांसी का जो है वो फंदा चूम लिया, लेकिन उसने इम्पीरियलिज़म के हक़ में कोई बात नहीं की, तो उसे आप शहीद कहते हैं। हमारे नज़दीक तो शहीद वही है जो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हुए शहीद हो, लेकिन हमारे लिबरल्स जो हैं उनको शहीद कहते हैं, तो हम उन्हीं की ज़बान में उनको शहीद भी कह देते हैं। लेकिन बेसिकली इस बात को समझना चाहिए कि दुश्मन के ख़िलाफ़ लड़ने वाले, गासिब कौमों के ख़िलाफ़ लड़ने वालों को हुर्रियत पसंद किया जाता है। तो क्या अमेरिका वहाँ पे गासिब नहीं? क्या नेटो सप्लाईज़ या नेटो फोर्सेस वहाँ पे गासिब नहीं है? वो गासिब है। उन्होंने एक मुल्क की सॉवरेनिटी पे हमला किया, उस मुल्क पे कब्ज़ा किया और वहाँ पे कठपुतली हुकूमत कायम की है। वहाँ पे अगर वो इलेक्शन करवाएं, वहाँ पे चीज़ें मुनासिब अंदाज में करवाएं, वो तो 70% एरिया पे काबिज़ ही नहीं है, वो तो मूवमेंट ही नहीं कर सकते। तो उनकी लड़ाई असल में मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। तो ये गोला बारूद जो है उससे कौन मर रहा होगा? कोई कलमा कोई तो मर रहा होगा, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला ही तो मर रहा होगा, कोई अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहू पढ़ने वाला ही तो कह रहा होगा, कोई वही तो कह रहा होगा जो पढ़ता हो कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कह दो कि मेरा जीना और मेरा मरना सब कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। वहाँ पे अफगानिस्तान की ज़मीन जो है किसके खून से सैराब हो रही होगी? वो मुसलमानों के खून से सैराब हो रही है। वो असलाह किससे गुजर के जा रहा है? हमारी और आपकी धरती से गुजर के जा रहा है, हमारे और आपके सीनों से गुजर के जाता है, और जिसके बाद वो वहाँ पे जाके हमारी मुसलमानों के ख़िलाफ़ होता है। तारीख़ी तौर पे एक और बात को समझ लेना चाहिए कि वज़ीरिस्तान कौन सी जगह है। वज़ीरिस्तान तो वो जगह है कि जहाँ पे कभी मुग़ल भी काबिज़ नहीं हो सके, वहाँ पे अंग्रेज़ भी कभी काबिज़ नहीं हो सका। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने उसको बिल्कुल खुद मुख्तार के तौर पर रखा। हाँ, वो पाकिस्तानी बाउंड्रीज़ में आते हैं, वो पाकिस्तानी परचम को मानते हैं, पाकिस्तानी परचम का एहतराम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर रहते हैं, लेकिन शायद वो अफगानिस्तान के अंदर जो हमें नक्शे के ऊपर बाउंड्री नज़र आती है, वहाँ के रहने वालों को तो उनकी बाउंड्रीज़ ही नहीं पता, उनको उन चीज़ों का पता भी नहीं है। वज़ीरिस्तान में के लोगों से तो हमारी कभी कोई जंग नहीं थी, लेकिन ये 9/11 के बाद जब जंग हुई तो उन्होंने, वो उनके अंदर वो सब रिश्तेदार हैं आपस के अंदर, उनके तो सब आपस में ताल्लुकात हैं, उनको तो बॉर्डर्स का भी नहीं पता। तो उन्होंने पनाह तो अमेरिका के दुश्मनों को दी थी, पाकिस्तान के दुश्मनों को तो पनाह नहीं दी थी उन्होंने अरब मुजाहिदीन को पनाह दी थी, और अरब मुजाहिदीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कतई भी नहीं थे, वो तो अमेरिका के ख़िलाफ़ थे। लेकिन जब हमारे 4 स्टार 5 स्टार जनरल ने एक फ़ोन कॉल के ऊपर अपने आप को सरेंडर किया, तो उसके बाद फिर हमने कहा कि ये भी हमारे दुश्मन है, वो भी दुश्मन है और ये भी दुश्मन है, और भाई का दुश्मन भाई बन जाता है। और फिर उसके साथ जब ट्रीटमेंट होती है तो इस बात को समझना चाहिए कि बुखार एक अलामत है, बुखार बीमारी नहीं है। बुखार इस बात की अलामत है कि जिस्म में कोई चीज़ ख़राब हो रही है, उसके लिए आप उसका दवा का तदारुक करते हैं, ताकि वो उस मसले का तदारुक करते हैं, आप मसले को हल करते हैं, आपका बुखार सही होता है। यकीनन खुद कुछ धमाके, खुद कुछ हमले, खुद कुछ चीज़ें, ये तमाम की तमाम जो है ये अलामतें हैं। इसमें से कोई किसी की तारीफ़ नहीं कर रहा, कोई किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि खुद कुछ हमले जायज़ हैं। इंसानी हुर्मत की, खून की कीमत जो है वो खाना काबा से ज़्यादा बेहतर है। कोई किसी खुदकुश हमले की हिमायत नहीं करता, कोई किसी जगहों पे बमबारी की हिमायत नहीं करता, कोई स्कूल गिराने की हिमायत नहीं करता, कोई कत्ल ख़म की गिराने की हिमायत नहीं करता। लेकिन मसला क्या है कि हमने तो 90,000 फ़ौजियों को गिरफ़्तार कराने के बाद, हमने तो अपना पूरा आधा मुल्क गंवाने के बाद
हमें कश्मीर के ऊपर हज़ारों जानें देने के बावजूद, हमारे सामने 50,000 1 लाख के करीब लोगों की शहादतों के बावजूद आज हम इंडिया से मुज़ाकरात की बात करते हैं, हम उनसे मोहब्बत की बात करते हैं और इसमें कोई मज़ाक़ा ही नहीं। ठीक है, रियासत हमसाए तब्दील नहीं हो सकते, वो भी तब्दील नहीं हो सकते, हम भी तब्दील नहीं हो सकते। लेकिन वो क्या कहा था इकबाल अज़ीम ने कि झुककर सलाम करने में क्या हर्ज है, मगर ऐसा ना हो कि सर से दस्तार गिर पड़े। दुश्मन बढ़ाए हाथ तो तुम भी बढ़ाओ हाथ, ऐसा ना हो कि सर से दस्तार गिर पड़े। तो सर दस्तार की हिफाजत कीजिए, चीज़ों की हिफाजत कीजिए। यहाँ मसला इस बात पे नहीं, नेटो सप्लाई के ख़िलाफ़ जो बात की जा रही है वो इसलिए की जा रही है कि हमारे लोग शहीद हो रहे हैं। ड्रोन अटैक्स वहाँ पे वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं जिसकी वजह से वो लोग रिएक्शन के अंदर आके, जिसके अंदर वो रिवेंज के अंदर आके, जिसके अंदर वो आके यहाँ पे आके हमारे यहाँ खुदकुश हमले कर रहे हैं। अगर उन खुदकुश हमलों को रोकना है, अगर आपने मज़ीद 50,000 लोगों को की हलाकत और शहादत से अपने आप को बचाना है, ये नंबर भी एग्जैजरेटेड है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन हम मान लेते हैं ये 50,000 है। मरने वाला एक आदमी की भी हुर्मत होती है, उन 2,500 लोगों की भी हुर्मत है जो कि ड्रोन अटैक्स के अंदर मर गए, उन बच्चों की भी हुर्मत है, उन जानों की जो कि ड्रोन अटैक से मारे गए, उन बच्चों की भी हुर्मत है जो किसी खुदकुशी धमाके के अंदर मारे गए। हम दोनों तरफ मरते हैं, हमारे लोग वो भी हैं, हमारे लोग ये भी हैं, हमारा खून वो भी है, हमारा खून ये भी है, हमारा जिस्म वो भी है, हमारा जिस्म ये भी है। हम इनके लिए भी आंसू बहाते हैं, हम उनके लिए भी आंसू बहाते हैं। लेकिन इस बीमारी को रोकने का तरीका ये है कि बीमारी का तदारुक किया जाए। इस मसले का हल ये है कि बीमारी को रोक दिया जाए। लेकिन जब यह नज़र आ जाए कि बीमारी होने के बावजूद ये नासूर है, तो नासूर को क़ुव्वत के ज़रिए भी निकाला जा सकता है, लेकिन नासूर की निशानदेही ज़रूरत है। ऐसा क्या हुआ कि जब तक वो 10 साल तक लड़ता रहा हकीमुल्लाह महसूद, तो उसके ऊपर कभी किसी ने जो है कोई हमला नहीं किया। ये बात रिकॉर्ड के अंदर BBC की कोई भी वेबसाइट चेक कर ले, उसके अंदर मौजूद है कि वो बैठे हुए हैं और BBC का नुमाइंदा उनके साथ इंटरव्यू कर रहा है और ऊपर से तैयारे गुजर रहे हैं। वो परेशान हो जाता है कि ये तो कोई ड्रोन हमला कर रहा है। कहने लगे परेशान ना हो, बैठे रहो। उस वक्त तक वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, उस वक्त तो पाकिस्तान से लड़ रहा था और पाकिस्तान के अंदर खुद कुछ धमाकों को जायज़ करार दे रहा था। लेकिन जिस दिन उसने अपना पेतरा बदला, जिस दिन उसने यू टर्न लेने की बात की, जिस दिन उसने कहा कि हम जो है यहाँ पे हम मुज़ाकरात करते हैं, हम चीज़ें करते हैं, तो उसे 2 दिन भी बर्दाश्त नहीं किया गया, उसको कत्ल कर दिया गया। शहादत है या नहीं है ये तो अलग बात है। वो जो 99 कत्ल करता है वो जाके पूछता है कि बताओ कि मैं माफ़ कर दिया जाऊँगा कि नहीं कर दिया जाऊँगा, तो कहने वाला कहता है कि नहीं, तुम्हें माफ़ नहीं किया सकता, तो 100वां कत्ल भी कर देता है। और फिर वो पलट के चलता है और वो कहता है कि मैं तो उसकी जानिब जा रहा हूँ, तो ज़मीन अल्लाह ताला उसकी जानिब समेट देता है और उसको कहता है कि वो जन्नत के अंदर जाएगा। हम नहीं दावा कर सकते कि जन्नत में जा रहा है, दोज़ख में जा रहा है। हम इस बहस में भी नहीं पढ़ते कि शहादत है कि नहीं है। हम इस बात को समझ लेना चाहिए कि चीज़ें किस सिमत के अंदर जा रही हैं। अगर अलामात को ना देखी गई, चीज़ों को नहीं समझा गया, चीज़ों को अगर सिर्फ़ और सिर्फ मसलक की बुनियाद पे, सियासत की बुनियाद पे, देवबंदियत, बरेलवियत, शियायत, अहले हदीस की बुनियाद के ऊपर तकसीम किया जाएगा, जब बयान मनोतू की चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेंगी, तो एक कौम तकसीम के अमल में नहीं बल्कि मज़ीद तकसीम के अमल में चली जाएगी। तकसीम दर तकसीम, और दुश्मन को इसका फ़ायदा होगा। इस बात को जहन में रखना चाहिए, चाहे वो इराक़ हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो सूडान हो या कोई और मुल्क है। अमेरिका के लिए दुश्मन अब्दुल्ला ज़ैदी नहीं, उसके लिए जो है वो अब्दुल्ला सल्फ़ी नहीं, उसके लिए अब्दुल्ला सिद्दीकी नहीं, ना ही अब्दुल्ला कादरी है, उसके लिए सारे अब्दुल्ला हैं, उसके लिए सब दुश्मन है, इसलिए कि सब मुसलमान हैं, इसलिए कि सब कलमा पढ़ने वाले हैं। वो मुसलमानों का दुश्मन है, वो किसी और चीज़ का दुश्मन नहीं। हमें समझ लेना चाहिए कि नेटो सप्लाई क्यों है। आज का मसला जो कन्फ्यूजन जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये आज का मीडिया, पेड मीडिया, जो कि तनख्वाहदार मीडिया है, ये कहता ये है कि आप इसकी कन्फ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश करता है। वो मामले के अंदर एम्बिग्यूटी करने की कोशिश पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी जितनी होगी, क्लैरिटी जितनी होगी, उनके लिए मसाइल हो जाएंगे। वो ऐसे लोगों को लेके आते हैं कि जो हर मसले के ऊपर बड़े बड़े चौगादरी, मुझे समझ में नहीं आता कि किसी आदमी के सीनियर तजिया निगार होने की, जो लफ्ज़ सीनियर तजिया निगार के साथ जो बात की जाती है, उसकी डेफिनेशन क्या है। कोई आदमी रिटायर होता है फ़ौज से, वो सीनियर तजिया निगार बन जाता है। कोई आदमी ब्यूरोक्रेट से रिटायर होता है, वो सीनियर तजिया निगार हो जाता है। भाई ये तजिया निगारी की चीज़ें क्या है, ये बात समझ लेनी चाहिए कि कासलैसी इसमें तजिया निगारी की जो है वो हद है। हर वो आदमी जो इस मुल्क में कन्फ्यूजन पैदा करता है और हर वो आदमी जो क्लैरिटी पैदा करता है, क्लैरिटी पैदा करने वाले को मतून करना, अमेरिका की मुखालफत करने वाले को मतून करना, उसको साइड लगाना और फिर अपने आप को कहना कि आप कन्फ्यूजन कर रहे हैं। देखें, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है, हम वतन है, सारा जहां हमारा। कहा जाता है कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में या किसी दूसरे ममालिक के अंदर तो तकसीम बहुत है और वीज़े की पाबंदियाँ हैं और ये सब चीज़ों की बात की जाती है। देख लें, समझ लें, इस बात को जान लें कि अवामों के दिल साथ धड़कते हैं। जब मिस्र के अंदर अफ़गानुल मुस्लिमून के ख़िलाफ़ क्रैक डाउन होता है, तो पाकिस्तान की 70% DPs फेसबुक की, राबिया का
येलो कलर का जो है वो हाथ लगा के साथ हो जाते हैं। उसके अंदर शिया भी शामिल मिलते हैं, उसमें सुन्नी भी शामिल मिलते हैं, उसमें बरेली भी शामिल मिलते हैं, उसमें देवबंदी भी शामिल मिलते हैं, उसमें वो लोग भी शामिल थे जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से था, उसमें वो लोग भी शामिल थे जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, उसमें वो लोग भी शामिल थे जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था, उनको वो लोग भी शामिल थे जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था। इसलिए कि अवाम साथ हैं, दिल साथ धड़कते हैं, हुकूमतें साथ नहीं हैं, हुकूमतों के अपने मफादात हैं, हुकूमतों के मफादात उनके जहन हैं क्योंकि उनके अपने मफादात अपने बैरूनी आकाओं के साथ वाबस्ता हैं। देखें, तकसीम के अमल में ना आए, देखें अपने आप को कन्फ्यूजन से बचाइए, देखें क्लैरिटी की तरफ लाइए। किसी भी इत्तला को आगे पहुंचाने से पहले, किसी भी खबर को फेसबुक पे लाने से पहले, किसी भी अपने आप को कमेंट डालने से पहले रवादारी का मुशाहरा कीजिए, सोच लीजिए, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, रिसर्च कर लीजिए, तहकीक कर लीजिए कि वो आप खबर आगे गलत फैला रहे हैं या सही फैला रहे हैं। देखें, जो मीडिया पे आने वाले जो लोग हैं, जो अपने आप को बड़े चौगादरी बताते हैं, जो अपने आप को बड़े अक्लमंद बताते हैं, जो सूटेड बूटेड होकर बड़ी ज़बरदस्त ईरान और तुरान की लेके आते हैं, जो पता नहीं कौन कौन से समंदरों से उतर के और कौन कौन सी सीपियाँ निकाल के ले आते हैं, देखें इन लोगों से बच के रहें। ये लोग रहनुमा नहीं, ये गाइड नहीं कर रहे आपको, ये कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। इनका काम है कन्फ्यूजन क्रिएट करना, और जितना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे हम सब परेशानियों में इजाफा होगा, हम सब की बेचैनियों में इजाफा होगा, हम सब की डायरेक्शन में इजाफा होगा। हमें चाहिए कि हम अपनी सिम मुतय्यन करें, हम समझें चीज़ें क्या हैं, और सिम समझने के लिए क्या है, हम अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए वो तरीक़े जो अगर हम थाम लें हमारी अमली ज़िंदगी के लिए भी अच्छे हैं, वो सोशल मीडिया के लिए भी अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया के लिए चीज़ें अलग हैं और अमली ज़िंदगी के लिए अलग हैं। वो तमाम चीज़ें जो कि अमली ज़िंदगी पर मुंतबिक करती हैं अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद है ना, नबी से फरमाया कि ईमान के 70 दर्जे हैं। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और 70वां दर्जा रास्ते से पत्थर हटाना है। यहाँ पे किसी गलत चीज़ को रोक देना, ये भी ईमान के दर्जों में शामिल होगा। यहाँ पे भी नेकी को फैलाव की तरफ कोशिश करें, लोगों में अच्छी बात करें, लोगों में अच्छी बात फैलाएँ, पॉजिटिविटी क्रिएट करने की कोशिश करें, नेगेटिव चीज़ों को रोकें। अगर आपको कोई चीज़ मालूम भी हो गई है तो पर्दा ढाक देने में भी सवाब है, छुपा लेने का भी फ़ायदा है। सब चीज़ें वाज़ेह कर देना के हुक्म भी नहीं दिया गया, बल्कि बाज़ दफ़ा बाज़ चीज़ों को ढाक देने का हुक्म दिया गया है, छुपा लेने का हुक्म दिया गया है, रोक लेने का हुक्म दिया गया है। हर गलती को सामने दिखाना ज़रूरी नहीं, गलतियों को ढाँप लें, अल्लाह ताला आपकी गलतियों को ढाँप लेगा। चीज़ों को समझें कि आप जिस जगह बैठे हैं वहाँ ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करें। इसलिए मेरे दोस्तों और जो मेरे सामीन हैं उनसे मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि सोचें, मुहतात रहिए, देखते रहिए। जो सुन रहे हैं उनके सुनने से भी मुहतात रहिए, जो देख रहे हैं उसको देखने से मुहतात रहिए। जो कुछ सोशल मीडिया पे और जो आप पढ़ रहे हैं उसमें भी एहतियात कीजिए। सिर्फ़ और सिर्फ गाइडलाइन बनाने जो अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े हैं, जो उन्होंने सच्चाई बताई है उसके तरीक़े के मुताबिक जो चीज़ बताई जा रही है उसे मेयार हक़ बना लें और बाकी चीज़ों को आप साइड पे कर दें। लेकिन इख्तलाफ का मतलब ये नहीं किसी को मतून कर दें, अच्छी तरीके से बात करें, हो सकता है कल वो भी पलट के आ जाए। आप लोगों से इजाज़त, जज़ाकल्लाह।